नमस्कार साथियों, आज यूनानी राजनीतिक विचारकों की कड़ी में हम दूसरे प्रमुख राजनीतिक विचारक अरस्तु के साथ आपके सामने हैं। आज सबसे पहले हम अरस्तु के जो राजनीतिक विचार हैं, यानी कि उनके जो राज्य संबंधी विचार हैं, उन विचारों के ऊपर चर्चा करेंगे और फिर बाद में उनके संविधानों के वर्गीकरण संबंधी, उसके दास प्रथा संबंधी जो विचार हैं और क्रांति संबंधी जो विचार हैं, यानी कि जो विभिन्न प्रकार के विचार हैं, उनके बारे में फिर अलग अलग भागों में हम चर्चा करेंगे। बिना किसी देरी किए आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। शुरुआत करते हैं अरस्तु के राजनीतिक विचारकों से। साथियों, अरस्तु को जो है हम राजनीतिक विज्ञान का पिता भी मानते हैं। तो जब हम अरस्तु को पढ़ने लगेंगे तो इसी कड़ी में आप लोगों को विस्तार से इस बात का पता चलेगा कि सही मायने में अरस्तु को राजनीतिक विज्ञान का पिता क्यों कहा जाता है, प्लेटो को ये उपाधि क्यों नहीं मिली, जबकि प्लेटो इनसे पहले राजनीतिक शास्त्री थे। साथियों, वो राजनीतिक दर्शन के पिता हैं और प्लेटो राजनीतिक विज्ञान के पिता हैं। आगे आने वाली कड़ियों में इसके बारे में हम आप लोगों को विस्तार से बताते रहेंगे और आप सुनेंगे तो आपको स्वयं समझ में आने लगेगा कि उनको राजनीतिक विज्ञान का पिता क्यों कहा जाता है। ये बात मैं प्लेटो को पढ़ाते समय भी आप लोगों से बातचीत करते समय बता चुका हूं कि प्लेटो और अरस्तु के जितने भी विचार हैं वे सोफिस्टों के विचारों के विरोध में उनके स्थापित विचारों का खंडन करते हुए हमारे सामने प्रस्तुत होते हैं। तो अरस्तु का भी जो राज्य संबंधी विचार है, जो राज्य के बारे में, उसकी उत्पत्ति के बारे में, उसके लक्ष्य के बारे में, राज्य के उद्देश्य के बारे में और राज्य किस प्रकार से एक समाज में एक सर्वोच्च संस्था के रूप में स्थापित होता है, वे सारे के सारे विचार सही मायनों में राज्य के जो सोफिस्टों के विचार थे। राज्य के सोफिस्टों का विचार, प्रमुख विचार क्या था कि राज्य एक कृत्रिम संस्था, यानी कि उन्होंने उसको मानव निर्मित संस्था के रूप में, कृत्रिम संस्था के रूप में हमारे सामने प्रस्तुत किया और उन्होंने ये कहा कि ये इस मनुष्यों ने अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए, अपने लक्ष्यों की पूर्ति के लिए इस राज्य रूपी संस्था को स्थापित किया है। प्लेटो के न्याय को पढ़ते समय हमने देखा था कि जो उनका तीसरा न्याय का सिद्धांत था, समझौतावादी न्याय का सिद्धांत, उसमें भी प्लेटो ये बताता है कि किस प्रकार से, जो कि सोफिस्टों का विचार था कि न्याय की स्थापना लोगों ने डर के कारण और अपनी सुरक्षा के कारण की। तो इन सब विचारों का विरोध जो है प्लेटो और अरस्तु सामूहिक रूप से करते हैं, उनके विचार उनके विरोध में हमारे सामने प्रस्तुत होते हैं। इसके विपरीत प्लेटो और अरस्तु दोनों एक समान विचार है, दोनों के एक समान विचार है राज्य को लेकर, और दोनों के दोनों राजनीतिक विचारक जो है राज्य को एक स्वाभाविक संस्था के रूप में मानते हैं, राज्य को एक स्वाभाविक, नैसर्गिक, प्राकृतिक संस्था के रूप में मानते हैं। और वो ये कहते हैं कि राज्य हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति और हमारी अंत प्रवृत्तियों के परिणाम का स्वरूप है, यानी कि जो हमारी भौतिक आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति के लिए और जो हमारी अंत प्रवृत्तियां हैं, हमें नैतिक रूप से अच्छा होना चाहिए, आत्मिक रूप से अपने अपने गुणों के अनुसार कार्य करना चाहिए। तो मनुष्य का जो अंतकरण है उसका एक वृद्ध रूप जो है, उसके परिणाम स्वरूप एक वृद्ध रूप के सामने हमारे सामने प्रस्तुत होते हैं। अरस्तु इस बात की स्थापना करते हैं कि मनुष्य आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए समुदाय बनाता है, उसका उपयोग करता है और आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए राज्य अपने आप में, यानी कि मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए बहुत सारे समुदायों का निर्माण करता है जो मनुष्य के लिए उपयोगी भी होते हैं और वह मनुष्य की किसी न किसी, सारी नहीं, किसी न किसी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। और राज्य भी इन संस्थाओं में से एक किंतु सर्वोच्च है, एक किंतु सर्वोच्च है। क्या मनुष्य को बहुत सारी आवश्यकताएं, उसकी आर्थिक आवश्यकताएं होती हैं, उसकी सामाजिक आर्थिक आवश्यकताएं होती हैं और उसकी राजनीतिक आवश्यकताएं होती हैं। इसी प्रकार से वो कहता है कि राज्य, और इसलिए अरस्तु ने राज्य को समुदायों का समुदाय कहा है। समुदायों का समुदाय इसलिए कहा है कि अन्य समुदायों में से एक है किंतु सर्वोच्च है। इस संबंध में
कि हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति और राज्य का निर्माण किस तरीके से होता है, इस संबंध में अरस्तु बड़े स्पष्ट रूप से अपने तर्क को प्रस्तुत करता है। अपने तर्क को प्रस्तुत करते समय प्लेटो हमारे सामने दो प्रकार के जंतुओं का उदाहरण, जीव जंतुओं का उदाहरण हमारे सामने देता है। वो कहता है कि संसार में दो प्रकार के जीव स्थापित है। एक वो प्रकार के जो स्वभाव से एक दूसरे के साथ रहते हैं, जो स्वभाव से उनको किसी प्रकार की राजनीतिक संस्था की जरूरत नहीं है, वे स्वाभाविक रूप से सामाजिक प्राणी है। और ऐसे प्राणियों में अरस्तु हाथियों को, चींटियों को और हिरण को इस श्रेणी में रखते हैं, जो स्वाभाविक रूप से उनके ऊपर किसी भी प्रकार का कोई बाह्य दबाव नहीं है। वे एक दूसरे के साथ रहते हैं और किसी एक व्यक्ति के किसी एक बड़े हाथी या बड़ी चींटी, जिसको हम रानी के रूप में भी जानते हैं, उसके जो है नियंत्रण को वे स्वयं स्वीकार करते हैं और उसके साथ रहते हैं। दूसरे प्रकार के जीव बताते समय अरस्तु कहता है कि वे जीव होते हैं जो अपनी आवश्यकतावश, अपनी जरूरतों के कारण एक दूसरे के साथ आते हैं और इसलिए उन लोगों को उन संस्थाओं का निर्माण करने की जरूरत होती है जो उन सब की आवश्यकताओं को किसी न किसी रूप में हमारे सामने एक संपूर्णता के रूप में पूर्ति करती है। राज्य के इन सिद्धांतों को आगे बढ़ाते समय हम अरस्तु के राज्य संबंधी विचारों के कुछ प्रमुख बिंदुओं के ऊपर आज बात करेंगे। सबसे पहले राज्य की उत्पत्ति के बारे में अरस्तु के क्या विचार है वो हम लोगों को सामने अरस्तु रखता है। अरस्तु की जो है राज्य की उत्पत्ति के बारे में अरस्तु स्पष्ट रूप से कहता है कि राज्य मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जन्म लेता है और उसका बना रहना मनुष्य के अच्छे जीवन के लिए सर्वोपरि। ये पूरे यूनानी राजनीतिक विचारकों की एक कहे तो एक प्रकार से जो है वो सिद्धांत था, मूल सिद्धांत था कि राज्य की उत्पत्ति आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए होती है और अच्छे जीवन के लिए, गुड लाइफ उनके यहां पर एक बहुत महत्वपूर्ण था, गुड लाइफ के लिए बना जाता है। क्योंकि मनुष्य भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति में अपने आप में स्वावलंबी नहीं है, वो पर निर्भरता के कारण उनको एक दूसरे की जरूरत, एक दूसरे की आवश्यकता पड़ती है। और इसी कड़ी को आगे बढ़ाते समय अरस्तु कहता है कि मनुष्य अपने पशु स्वभाव, अब यहां पर पशु स्वभाव की मैं संक्षेप में बता देता हूं कि पशु स्वभाव का मतलब अरस्तु यहां पर और इस पूरे सवाल में कहीं भी हिंसक जाति के रूप में प्रस्तुत नहीं करते हैं। यहां पर पशु स्वभाव का मतलब है कि पशु का चलायमान स्वभाव होता है, वो निरंतर चलता रहता है अपने भोजन की तलाश में और अपने लक्ष्य की, क्योंकि उसका लक्ष्य उसका भोजन ही होता है, तो उसकी तलाश में वो निरंतर चलता रहता है। तो उस चलायमान प्रवृत्ति को और जो है अरस्तु हमारे सामने दिखाता है कि मनुष्य अपने पशु स्वभाव के कारण अपनी जाति को चलाते रहने की मनोवृत्ति प्रवृत्ति के कारण दो प्रकार से संबंध स्थापित करता है। एक और तो मनुष्य स्त्री से संयोग स्थापित करता है और दूसरी तरफ वही मनुष्य जो स्वामी के रूप में होता है, जो अपनी बुद्धि का प्रयोग करता है और अपने दूरदृष्टि विचारों को क्रियान्वित करने के लिए वह दास से संबंध स्थापित करता है। इस प्रकार से अरस्तु परिवार के तीन कंपोनेंट्स यहां पर हमारे सामने रखता है, एक स्वामी, एक स्त्री और एक दास। और इस प्रकार से कहता है कि समाज की पहली नैसर्गिक प्राकृतिक संस्था का निर्माण मनुष्य के अस्तित्व, मनुष्य की दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए होता है और इस दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, व्यक्तिगत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए परिवार की स्थापना होती है। और यह परिवार रक्त संबंधों पर धीरे धीरे जो है एकत्रित होते रहते हैं और धीरे धीरे परिवार जब एकत्रित होते रहते हैं तो वो आगे चलकर अपनी सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ग्राम रूपी संस्था का उनका अस्तित्व सामने आता है। और गांव जब अपनी राजनीतिक इच्छा से प्रवृत्त होकर आगे की तरफ बढ़ते हैं तो वे सर्वोच्च संस्था, सर्वोच्च समुदाय, जिसको समुदायों का समुदाय कहा है, नगर राज्य की स्वाभाविक उत्पत्ति की तरफ बढ़ते हैं। इस प्रकार से परिवार एक स्वाभाविक सबसे पहली संस्था है
और नगर राज्य उस स्वाभाविकता के कारण ही अरस्तु यहां पर दर्शाते हैं कि सर्वोच्च संस्था है, समुदायों का समुदाय है, परिवार छोटा समुदाय है, राज्य सबसे बड़ा समुदाय है। अब यहां पर एक बात और मैं बिल्कुल स्पष्ट करना चाहता हूं कि ना केवल अरस्तु ना केवल भौतिक दृष्टिकोण से बल्कि आध्यात्मिक दृष्टिकोण से भी राज्य की उत्पत्ति और राज्य की आवश्यकता हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं। वे कहते हैं कि जितना राज्य की आवश्यकता मनुष्य को भौतिक दृष्टिकोण से है, उससे अधिक आवश्यकता उसको आध्यात्मिक दृष्टिकोण से भी है। और एक पंक्ति में हमारे सामने जो बात प्रस्तुत करते हैं वो यह है, अरस्तु कहते हैं कि जब मनुष्य राज्य में नहीं रहता है तो वह पशुओं में से दुष्टतम, सबसे अपवित्र, पशुओं से अधिक पाशविक, पेटू, सर्वाधिक कामुकता से दूषित, राज्य उसको पशुओं में से सर्वोत्तम और संपूर्ण बनाकर न्याय युक्त एवं गुणवान बनाता है। इसका मतलब आप लोगों ने देखा कि जो यूनानी विचारक है, जो राज्य को एक नैतिक संस्था के रूप में भी प्रस्तुत करते हैं, उस नैतिकता, उस आध्यात्मिकता का आधार भी अरस्तु हमारे यहां प्रस्तुत करते हैं, हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं और बताते हैं कि जितना भौतिक दृष्टिकोण से राज्य की आवश्यकता है, उससे कम आध्यात्मिक दृष्टिकोण से भी जो है राज्य की आवश्यकता की कमी नहीं है। दूसरे प्रमुख बिंदु की तरफ जब राज्य जो है अरस्तु निकलते हैं और हमें बताते हैं कि राज्य ना केवल उसकी उत्पत्ति स्वाभाविक है बल्कि वह एक स्वाभाविक संस्था के रूप में भी हमारे सामने है, और इसके पीछे वो तर्क देते हैं। साथियों, यहां पर जब मैं थोड़ा आगे बढ़ता हूं तो यह कोई एक बात जो है स्पष्ट रूप से बताना चाहता हूं कि अरस्तु के विचारों में आप कई बार उतार चढ़ाव देखेंगे कि यानी कि एक तर्क हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं और कुछ देर के बाद अरस्तु दूसरा तर्क प्रस्तुत करते हुए हमारे सामने नजर आते हैं। ये जो त्रुटि है ये यथार्थवाद और दर्शनवाद के भेद के कारण है। प्लेटो का सिद्धांत में इस प्रकार की किसी भी त्रुटि की जो है गुंजाइश है नहीं, क्योंकि वह एक दार्शनिक विचार है और दर्शन का मुख्य आधार तर्क है, इसलिए उसके सिद्धांत एक दूसरे से तार्किक रूप से जुड़े हुए हैं। लेकिन अरस्तु कई बार एक बात की प्रतिस्थापना करने के बाद उस बात से फिर मुड़ जाता है और एक जो यथार्थवादी तार्किक रूप होता है वह प्रस्तुत करता है। तथ्यों में, तथ्य आधारित सिद्धांतों में यह बात हमको कई बार देखने को मिलती है। तो यहां भी आपको कई बार वो अरस्तु की जो हम कह सकते हैं कि दोहरावपन हमको देखने में मिलेगा। जैसे कि इसी बिंदु के अंदर हम जब चर्चा करेंगे कि अरस्तु हमारे सामने ये कहता है कि राज्य एक स्वाभाविक संस्था, और उसके संबंध में सबसे पहला जो स्वाभाविक तर्क है वो ये कहता है क्योंकि परिवार और परिवार के माध्यम से गांव एक स्वाभाविक संस्था है, इसलिए राज्य भी एक स्वाभाविक संस्था है। लेकिन साथियों, मैं आपको यहां पर बताना चाहता हूं कि कुछ समय के बाद जब अरस्तु इस बात पर गहन अध्ययन करते हैं, विचार करते हैं, तो वो अपने पहले वाले तर्क को बदलते हैं, क्योंकि इस पहले वाले अध्ययन में सही मायने में जो राज्य की प्रवृत्ति है, जो उसका जो मूल आकार है, जो उसका जो लक्ष्य निर्धारित किया गया है, उसकी तरफ नहीं बढ़ता है। अतः इसके अंदर वो सही मायनों में राज्य की सर्वोच्च प्रकृति को हमारे सामने प्रदर्शित करना चाहते हैं और फिर अपना तर्क बदलते हुए कहते हैं कि परिवार और ग्राम के माध्यम से, परिवार और ग्राम के माध्यम से मनुष्य के सभी कार्य स्वाभाविक है, क्योंकि इन दोनों संस्थाओं के माध्यम से वे अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर हैं। और मनुष्य का लक्ष्य क्या है? मनुष्य का लक्ष्य है राज्य की प्राप्ति, और राज्य लक्ष्य होने के कारण और मनुष्य सदैव अपने लक्ष्य के कारण स्वाभाविक रूप से अग्रसर होता है। राज्य लक्ष्य होने के कारण और मनुष्य की उसकी ओर अग्रसरता स्वाभाविक जो है उसको प्रदर्शित करते हुए राज्य जो है अरस्तु हमारे सामने इस नए विचार को लेकर आता है। और यहीं पर अरस्तु ये कहता है कि प्रकृति ने मनुष्य को जन्मा ही इसलिए है कि वह राज्य की प्राप्ति कर सके, अर्थात प्रत्येक मनुष्य का प्रथम लक्ष्य पैदा होने के बाद उसका जन्म ही इस कारण से होता है
कि वह अपनी संपूर्ण संस्था, सबसे सर्वोच्च संस्था यानी कि राज्य की ओर अग्रसर हो, उसको प्राप्त करे। और इसलिए मनुष्य ने इस स्वाभाविकता के कारण, इस बात को ध्यान दीजिएगा, मनुष्य की इस लक्ष्य निर्धारित स्वाभाविकता के कारण ही मनुष्य को स्वाभाविक रूप से एक राजनीतिक प्राणी बताया है। वो बात, वो तर्क यहां पर हमारे सामने निकल कर आता है कि मनुष्य लक्ष्य की, लक्ष्य राज्य है, इसलिए राजनीतिक प्राणी है मनुष्य स्वाभाविक रूप से, क्योंकि वह अपने लक्ष्य को प्राप्त करना चाहता है। एक और जो है राज्य की स्वाभाविकता के बारे में बात प्रस्तुत करते समय हमारे सामने जो है अरस्तु एक और तर्क रखता है। वो कहता है कि मनुष्य के जो सामाजिकता का गुण है, इस सामाजिकता के गुण के कारण ही राज्य भी एक स्वाभाविक संस्था। वो सामाजिकता का गुण क्या है, इसमें अरस्तु हमारे सामने एक उदाहरण प्रस्तुत करते हुए कहते हैं कि इस संसार के अन्य पशुओं के पास केवल ध्वनि मात्र है, यानी कि वे एक साउंड निकाल सकते हैं, जबकि मनुष्य के पास एक वक्तव्य शक्ति है जिससे वह अपने आचार और व्यवहार के नियमों को निर्धारित कर सकता है। और वह आचार और व्यवहार के नियमों को निर्धारित करते हुए अपनी सर्वोच्च संस्था की तरफ बढ़ता है और राज्य की स्थापना को संभव बना देता है। अरस्तु यहां कहते हैं कि यह प्रकृति का मनुष्य को दिया गया सुंदरतम वरदान है, यानी कि भाषा प्रकृति का मनुष्य को दिया गया सुंदरतम वरदान है। इसके माध्यम से वह अन्य पशुओं में से मनुष्य को श्रेष्ठ बनाना चाहता है और उसने ऐसा बनाया भी है और अन्य पशुओं से उसको अलग किया है। साथियों, एक अन्य विचार जो है अरस्तु के विचारों को पढ़ते समय हमारे सामने आता है और वो अगला बिंदु यह है कि मनुष्य राज्य से पहले है या राज्य मनुष्य से पहले है। इस बात में भी कई बार कंफ्यूजन हमारे सामने होता है। अरस्तु इस बात की स्थापना करता है कि मनुष्य जो है वो राज्य के बाद की चीज है, यानी कि राज्य मनुष्य से पूर्व है। अब यहां पर हम ऐतिहासिक दृष्टिकोण से अगर देखते हैं तो हम पाते हैं कि सही मायने में मनुष्य राज्य से पूर्व है, लेकिन चूंकि हम जानते हैं कि अरस्तु एक राजनीतिक वैज्ञानिक है और अपनी वैज्ञानिकता का प्रभाव उनके सिद्धांतों पर भी है, तो वो अपनी तर्क शैली से और अपनी वैज्ञानिक दृष्टिकोण से ये कहते हैं कि सही मायने में राज्य को एक जैविक संस्था के रूप में देखना चाहिए। एक जैविक संस्था के रूप में, यानी कि वह राज्य के आंगिक सिद्धांत का यहां पर समर्थन करते हैं और स्पष्ट रूप से कहते हैं कि अंग का अस्तित्व संपूर्ण के अस्तित्व के बाद ही होता है, यानी कि जब हाथ और पैर का अस्तित्व और नाक और कान का अस्तित्व सही मायने में शरीर के अस्तित्व के साथ जुड़ा हुआ है, इसलिए यह राज्य मनुष्य से पहला है और वह उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ही जन्मा है। अच्छा, अगला जो बिंदु हमारे सामने जो अरस्तु प्रस्तुत करते हैं वो यह है कि राज्य का जैविक रूप। ये सही मायने में जो हमने पहले बिंदु में बात की कि वह उसको एक आंगिक रूप के रूप में, आंगिक सिद्धांत, राज्य के आंगिक सिद्धांत के जैविक सिद्धांत के रूप में प्रस्तुत करते हैं। वे कहते हैं कि राज्य अपने आप में एक संपूर्ण जीव है और व्यक्ति उसका अंग है और शरीर के हित में काम करना अंग का अनिवार्य कार्य होता है। तो इस आधार पर वो ये कहते हैं कि अब हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि कोई नागरिक अपने आप में संपूर्ण है, बल्कि वे सब राज्य से संबंधित है और सही मायने में वे राज्य का भाग है, उससे अलग नहीं हो सकते। और इसी बात की स्थापना करते समय अरस्तु हमारे सामने एक और विचार संपूर्ण जो प्रस्तुत करते हैं। वह विचार यह है कि अब अतः चूंकि मनुष्य ही जो है वो राज्य का अंग है, राज्य अपने आप में संपूर्ण है, तो वह कहता है कि अब संपूर्ण की देखभाल करना, संपूर्ण की देखभाल को भाग की देखभाल से अलग नहीं किया जा सकता है। अतः
बजाय इसके कि व्यक्ति राज्य की रक्षा करे, राज्य का यह कर्तव्य व्यक्ति का यह कर्तव्य बन जाता है कि वह राज्य की रक्षा करे, क्योंकि राज्य उनके जीवन को, उनकी समस्याओं के समाधान के लिए और उनके जीवन को अच्छा बनाने के लिए अस्तित्व में आता है। अतः राज्य की सुरक्षा करना, राज्य की समस्याओं का समाधान करना अब मनुष्य का कर्तव्य हो जाता है। तो सही मायने में प्लेटो और अरस्तु मनुष्य से ऊपर, यानी कि इंडिविजुअल से ऊपर हमेशा संस्था को रखते हैं, राज्य को रखते हैं। प्लेटो आदर्श राज्य को रखता है और अरस्तु अपने यथार्थवादी राज्य को रखते हैं। इसी कड़ी में एक और जो बात हमारे सामने अरस्तु प्रस्तुत करते हैं, वो ये कहते हैं कि राज्य सही मायने में एक सर्वोच्च संस्था है। राज्य एक सर्वोच्च संस्था है। वो कहते हैं कि हमारे समाज के अंदर हमारी विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए बहुत सारी संस्थाएं होती हैं। जैसे मनोरंजन हमारी भावनाओं की पूर्ति का कार्य करता है, मनोरंजन संबंधी संस्थाएं। सामाजिक संस्थाएं हमारी शिक्षा और धार्मिक आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। आर्थिक संस्थान, आर्थिक समुदाय हमारी अर्थ संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। लेकिन राज्य अपने आप में पूर्ण है, वह मनुष्य की बौद्धिक, नैतिक और अन्य सारे समुदायों की सुरक्षा की गारंटी जो है वो सबसे बड़े समुदाय के रूप में राज्य हमारे सामने प्रस्तुत करता है। इसलिए राज्य अपने आप में एक सर्वोच्च समुदाय है। ये बात मैं पहले ही कह चुका हूं कि राज्य के बारे में अरस्तु स्पष्ट रूप से कहते हैं कि राज्य समुदायों का समुदाय है, जो इस बिंदु से हमारे सामने प्रस्तुत होते हैं। अब बात करते हैं कि राज्य के उद्देश्य और कार्यों के बारे में अरस्तु के क्या विचार हैं। देखिए, यूनानी विचार जो हम पहले ही बता चुके हैं कि एक बड़ा भारी यूनानी विचार है कि राज्य मनुष्य की आवश्यकताओं के लिए अस्तित्व में आता है और उसका बना रहना मनुष्य के अच्छे जीवन के लिए जरूरी है। अरस्तु भी शुरुआती दौर में इस बात की प्रतिस्थापना करते हैं कि सही मायने में उसका उद्देश्य, मतलब वो मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अस्तित्व में आता है, लेकिन अस्तित्व में आने के बाद उसका जो लक्ष्य हो जाता है, उसका जो उद्देश्य होता है, वो अच्छा जीवन होता है। और इस बारे में वो कहते हैं कि अच्छा जीवन ही मनुष्य का उद्देश्य है। केवल जीवन जीना तो पशुओं और दास के श्रेणी में आता है, क्योंकि पशु और दास भी अपना जीवन मात्र जीते हैं। मनुष्य जो होता है वो अच्छे जीवन की स्थापना के लिए आता है, इसलिए उस अच्छे जीवन की स्थापना करना राज्य की आवश्यकता है, राज्य की जरूरत है। लेकिन अब ये बात फिर अरस्तु को थोड़े समय के बाद एक नया तर्क प्रस्तुत करने के लिए हमारे सामने जो है प्रस्तुत करवाती है। वो नया तर्क क्या है? सही मायने में देखो तो तार्किक दृष्टिकोण से अरस्तु का यह विचार गलत है कि राज्य मनुष्य की भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए तो अस्तित्व में आया, लेकिन जैसे ही वो अस्तित्व में आया उसका उद्देश्य बदल गया। उद्देश्य हो गया मनुष्य का अच्छा जीवन बनाना। अब यहां पर किसी प्रकार की तारतम्यता उसके उत्पत्ति में, उसके उदय में और उसके लक्ष्य में बनती दिखाई नहीं देती है। इसलिए अरस्तु भी अपने इस विचार को बदलते हुए हमारे सामने दूसरा तर्क प्रस्तुत करते हैं। और वो दूसरा तर्क क्या है? वह कहता है कि जीवन जीने मात्र के लिए मनुष्य इकट्ठे होते हैं और राजनीतिक समुदाय को बनाए रखते हैं। वस्तु विनिमय ही राज्य को इकट्ठा रखता है। अब यहां पर तर्क बैठता है, क्योंकि मनुष्य एक दूसरे की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, किसी के पास कोई वस्तु है, किसी के पास कोई वस्तु है, कोई कुछ किसी चीज का निर्माण करता है, कोई किसी चीज का निर्माण करता है, उस वस्तु विनिमय को देखने के लिए ही, क्योंकि अगर भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति है तो उसका संचालन कौन देखेगा? तो सही मायने में यह काम जो है वस्तु विनिमय व्यवस्था को देखना और शांति व्यवस्था समाज में बनाए रखना, अरस्तु इस बात के ऊपर फिर आता है कि यह
राज्य का प्रमुख उद्देश्य है। अतः इस निष्कर्ष के आधार पर अगर हम देखते हैं तो मंडी की देखभाल करना, जहां वस्तु विनिमय होती है और वहां शांति स्थापित करना ही अरस्तु कहता है कि राज्य का प्रमुख लक्ष्य है। मंडी की देखभाल करना और वहां पर शांति स्थापित करना, और इस बात की स्थापना करता है कि क्योंकि मनुष्य लाभ के कारण किसी दूसरे मनुष्य से उसको लाभ मिलता है। यह बात मैं पहले बता चुका हूं जब दो जीवों का उदाहरण दिया है कि अगर किसी मनुष्य की दूसरे मनुष्य से आवश्यकता पूर्ति नहीं होती, यानी कि लाभ नहीं मिलता है, तो वह उससे स्वाभाविक रूप से जुड़ता नहीं है, क्योंकि मनुष्य उस दूसरी श्रेणी का जीव है जिसमें वे अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के कारण एक दूसरे के साथ आते हैं। जिस प्रकार से कि जो है बिल्ली, जिसको कैट्स फैमिली कहते हैं, कैट्स फैमिली के भी जो जितनी प्रजातियां हैं वो इसी श्रेणी में आती है, और मनुष्य भी इसी श्रेणी में आता है कि वे आवश्यकताओं की पूर्ति के कारण ही एक दूसरे के साथ आते हैं। अतः वह लाभ की दृष्टि से, और लाभ ही मनुष्यों को आपस में जोड़कर रखता है। तो मंडी की देखभाल और शांति व्यवस्था यहां पर उसका उद्देश्य हुआ। एक और बिंदु जो बार बार जो है अरस्तु के राजनीतिक विचारों में आता है और जो हमने प्लेटो के अंदर भी देखा, वो ये है कि प्लेटो और अरस्तु कहीं भी राज्य को एक ऐसी संस्था के रूप में नहीं मानते हैं जो कहीं बाहर से उधार ली गई है या किसी से लोगों ने उसका निर्माण किया है। सही मायने में व्यक्ति का और राज्य का एक अटूट संबंध प्लेटो और अरस्तु हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं। वो कहते हैं कि जो चीजें छोटे रूप में व्यक्ति के अंदर निहित होती हैं, निर्धारित होती हैं, समाहित होती हैं उसकी, और प्लेटो ने कहा तो जो उसकी आत्मा के गुण होते हैं, वही चीजें वृद्ध रूप में, बड़े रूप में जब आकार लेती हैं तो वह राज्य का स्थान स्थापित कर देती हैं। अरस्तु इसी बात को आगे बढ़ाते हुए कहता है कि व्यक्ति के समान ही राज्य में साहस, आत्मनियंत्रण, न्याय के गुण और व्यक्ति के समान ही आत्मनिर्भरता और नैतिक जीवन जीने की जो है शैली, ये व्यक्तियों में भी पाई जाती है और राज्यों में भी पाई जाती है। इस प्रकार से राज्य और व्यक्ति एक दूसरे से बड़े नजदीकी से जुड़े हुए हैं, और सही मायने में राज्य के विकास की तरफ मनुष्य जब आगे बढ़ता है, वो विभिन्न, अरस्तु बताता है कि मनुष्य अपनी अन्य अन्य अवस्थाओं के कारण जैसे जैसे वो आगे बढ़ता रहता है वह राज्य की तरफ बढ़ता रहता है। इस कारण से भी वह व्यक्ति और राज्य में संबंध स्थापित करता है। वो मनुष्य की तीन अवस्थाओं का वर्णन हमारे सामने करता है अरस्तु। वो कहता है कि पहली अवस्था एक जड़ अवस्था है जिसमें व्यक्ति केवल अपने बारे में चिंतन करता है, अपने बारे में चिंतन करता है, और उस अपने बारे में, व्यक्तिगत जीवन के बारे में, व्यक्तिगत आवश्यकताओं की पूर्ति की तरफ वो चलता है। तो सबसे पहले अपनी जड़ अवस्था में वह अपने परिवार का निर्माण करता है। दूसरी अवस्था को उसने, फिर से मैं आपको बताना चाहता हूं, दूसरी अवस्था जो उसकी पशु अवस्था है, यानी कि पशु अवस्था के अंदर जो वो चलायमान स्थिति में आता है, जो वो निरंतर चलने की स्थिति में आता है, तो वो उस पशु अवस्था में ग्राम रूपी संस्था की स्थापना करता है, जो एक उसका स्वाभाविक अंग के रूप में निकल कर आती है। और जब मनुष्य अपनी सर्वहित की बात करता है, जब अपने बुद्धि का प्रयोग करता है, जब अपने बौद्धिक अवस्था के अंदर आता है, तब वह राज्य रूपी संस्था की स्थापना करता है। तो इस प्रकार से बड़े नजदीकी से अरस्तु व्यक्ति और राज्य के अंदर संबंध स्थापित करते हैं, और सारे यूनानी राजनीतिक विचारक, चाहे अरस्तु हो, सुकरात हो, प्लेटो हो, वो राज्य के बारे में इस प्रकार से विचार हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं। और प्लेटो भी इन विचारों से, मतलब सही मायने में, कि राज्य एक प्राकृतिक अवस्था है, और ये सोफिस्टों के खिलाफ विचार थे। ये बात मैं आपको बार बार कहना चाहता हूं कि प्लेटो और अरस्तु के जो विचार हैं वो ज्यादातर विचार सोफिस्टों के व्यक्तिवादी और जो
मनुष्य केंद्रित विचार हैं उन विचारों के खिलाफ है। आशा है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। आपका दिन शुभ हो।